इंसानों की दुनिया से बहुत दूर बर्फपोश पहाड़ों के पार एक अलोही मकाम था जिसे काइल्श पहाड़ कहा जाता था। यहाँ की फिजा खुशबू से महकती, बर्फानी चोटियों पर सूरज की किरणें ऐसे झिलमिलाती जैसे चांदी के हार मोतियों से सजे हों, और वादियों में वो परिंदे गाते जिनकी आवाज़ शबनम के कतरों की तरह नरम और शफाफ लगती। यहीं बसते थे कनर, निस्फ इंसान निस्फ परिंदे, जिनकी नरमी और हुस्न का कोई जवाब न था। उन्हीं ही में कन्नर बादशाह की सबसे छोटी बेटी थी, ज़हरा। उसकी सूरत ऐसी थी कि सूरज की रोशनी भी उसके सामने मांद पड़ जाती। उसकी आवाज़ बुलबुल के गीत से ज़्यादा दिलनशी और परों की चमक आसमान के सितारों को शर्मा देने वाली थी। मगर उसके दिल में एक तजस्सुस छुपा हुआ था, इंसानों की दुनिया को देखने का। एक दिन जब सुबह की पहली किरणों ने पहाड़ों को सुर्ख और सुनहरी रोशनी में नहला दिया, ज़ोहरा के दिल में जमीन पर उतरने की ख्वाहिश जागी। वो अपने परों को फैलाकर नीले आसमान से नीचे उतरी, बादलों के पर्दों को चीरती हुई। उसने सब्ज जंगल देखे, मोती जैसे दरियाओं को देखा और खेतों को देखा जो कुनवल के फूलों से महक रहे थे। लेकिन उसकी चमक से एक शिकारी चूक उठा जो जादुई फंदा लिए बैठा था। उसने अचानक वो फंदा उछाला और ज़हरा उसमें कैद हो गई। उसकी आवाज़ घुटने लगी, वो चीखी पर उसका नगमा जंजीर में जकड़ गया। शिकारी उसे लेकर तवील सफ़र के बाद पांचाला की सल्तनत में पहुंचा दिया। पांचाला का वारिस और बादशाह आतिवनस और मलका चिंद्रा देवी का बेटा था शहजादा आर्यन। वो तीरंदाजी में माहिर, बहादुर और दिल में निहायत नेक था। जब शिकारी ज़हरा को दरबार में ले आया तो सब दरबारी उसकी उलूही खूबसूरती देखकर हैरत में रह गए। आर्यन ने जब ज़हरा की आंखों में देखा तो वक्त थम गया। उसके दिल में तरस और मोहब्बत एक साथ जाग उठे। वो आगे बढ़ा, उसने अपने हाथों से उसका फंदा खोला और नरम लहजे में कहा, तुम कैदी नहीं हो, तुम मेरी सल्तनत की मौजूज़ मेहमान हो। वक्त गुजरता गया। दोनों बागों में सैर करते, कनवल के तालाबों के पास बैठते और उनके दरमियान कुर्बत बढ़ती गई। आखिरकार आर्यन और ज़हरा का निकाह हुआ और वो एक दूसरे के दिल के साथ जुड़ गए। महल में खुशियां बढ़ने लगीं, लेकिन खुशी के साथ साथ हसद भी जागता है। साजिशों के अंधेरों में लिपटा हुआ दरबारी मंत्री जो ज़ोहरा को पसंद न करता था, लोगों के दिल में वसवसे डालने लगा। ये अजनबी मनहूस है, इसकी वजह से बारिशें नहीं होती, खेत बर्बाद होते हैं, आफात आती हैं। महल के कोने कोने में ये सरगोशियां फैल गईं। जब आर्यन एक जंगी मुहिम पर गया हुआ था, मंत्री ने मौका पाकर ज़हरा पर इल्जाम लगाया और उसके कत्ल का मुतालबा किया। ज़हरा ने जब ये सुना तो उसकी आंखों से आंसू मोतियों की तरह गिरने लगे और उनकी झलक फर्श पर ऐसे चमकी जैसे कहकशां के टूटे सितारे बिखर गए हों। वो आसमान की तरफ देखकर कांपती हुई आवाज में बोली, अगर मेरा यहाँ कोई मकाम नहीं तो मैं वापस अपने देश जा रही हूँ। वो आखिरी बार महल की बुलंद दीवारों और यादों से भरे कमरों को देखती रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने पर फैलाए और गमज़दा दिल के साथ उड़ गई। मगर जाने से पहले वो अपने कमरे में एक सुनहरी अंगूठी और एक खत छोड़ गई जिसमें अपने वालिद के देश तक पहुंचने का रास्ता लिखा था। जब आर्यन जंग से वापस आया और ज़हरा को ना पाया तो उसका दिल टूट गया, जैसे सारा जहां उसके लिए वीरान हो गया हो। जब उसने अंगूठी और खत पढ़ा तो उसे एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी की असल मंजिल अपनी महबूबा को वापस लाना है। यूं आर्यन ने तख्तो ताज छोड़कर एक तवील और कठिन सफर का आगाज किया। वो जंगलों, सहराओं और पहाड़ों से गुजरा। उसका सफर 7 साल 7 महीने और 7 दिन पुरमहत रहा। उन दिनों में वो कभी धूप की झुलसा देने वाली तपिश सहता, कभी तूफानी बारिशों में भीगता और कभी बर्फानी रातों में सितारों को देखकर दुआएं मांगता। एक रोज जंगल में उसे एक फकीर मिला जिसकी आंखों में नूर था और चेहरे से सुकून टपकता था।
फकीर ने उसे जानवरों की जबान सिखाई और ऐसे मंत्र बताए जो सफर में उसकी हिफाजत करेंगे। फकीर ने कहा, बेटा, तेरा इम्तिहान बड़ा सख्त है, मगर याद रख, मोहब्बत की सच्चाई सबसे बड़ी ताकत है। सफर में आर्यन को कई रुकावटों का सामना करना पड़ा। यक्षिश का सामना। पहाड़ से एक देव निकला जिसकी आंखें दहकते अंगारों की तरह सुर्ख थीं। वो धाड़ा, वापस जा वरना तुझे चबा डालूंगा। आर्यन ने दुआ पड़ी और तीर चलाया। लम्हे भर में वो देव धुएं में बदल गया और फजा फिर से खामोश हो गई। आग का दरिया। एक दरिया उसके सामने आया जो पानी के बजाय आग से दहक रहा था। शोले ऐसे लपकते जिससे कयामत उतर आई हो। आर्यन ने मंत्र पढ़े और आग के शोले अलग हो गए। वो दरिया पार कर गया, मगर उसके कदम झुलस गए और दर्द से कांपने लगे। ड्यूकामत दरख्त। एक ऐसा दरख्त सामने आया जिसकी शाखें आसमान को छू रही थीं और जड़ें पहाड़ों की तरह फैली थीं। आर्यन हैरान हुआ, मगर परिंदों ने जिनकी ज़बान अब वो समझ सकता था, उसे एक छुपी हुई राह दिखाई और वो दरख्त पार कर गया। यूं वो कन्नड़ देश पहुंच गया। कान्नड़ बादशाह ने आर्यन को तेज निगाहों से देखा और कहा, मेरी बेटी का दावा करना आसान है, मगर मोहब्बत को साबित करना जरूरी है। अगर तो सच्चा है तो ये 3 आजमाइशें झील। पत्थर का तख्त। बाग में एक पथरीला तख्त रखा था जिसे कोई जुम्बिश न दे सकता था। आर्यन ने अपनी ताकत मुजतमा की और तख्त को उठा लिया। जमीन हिल गई और हाजरीन दम बखुद रह गए। 2. तीर अंदाजी। बादशाह ने सुनहरी कमान दी और कहा कि 7 घूमते हुए छलों को एक तीर से छी दूं। आर्यन ने दुआ पढ़कर तीर चलाया और लम्हा भर में 7 छले चीर डाले। फजा तालियों और हैरत की आवाजों से गूंज उठी। आखिरी आजमाइश। 7 एक जैसी लड़कियां आईं, सब शक्लो सूरत में जहरा जैसी। बादशाह ने कहा, अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है तो अपनी बीवी को पहचानो। आर्यन ने सबको देखा और उस लड़की को पहचान लिया जिसकी उंगली में वही सुनहरी अंगूठी थी। उसने कहा, यही मेरी जहरा है। कैनर बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, अब मैं मान गया कि तेरी मोहब्बत सच्ची है। मेरी बेटी हमेशा के लिए तेरी है। यूं आर्यन और जहरा दोबारा मिले। उनके दिल खुशी से झूम उठे और आंखों में ख्वाबों के दीप जल उठे। वो दोनों दुआओं और खुशियों के दीप जलाकर पांचाला वापस आए। रियाया ने उन्हें खुशामदीद कहा, गलियां फूलों से भर गईं और वही बदखा मंत्री सल्तनत से निकाल दिया गया। अब वो दोनों सिर्फ बादशाह और मलका ना थे, बल्कि इस मोहब्बत की जिंदा मिसाल बन गई जिसे वक्त, फासला और आजमाइशें भी शिकस्त ना दे सके। उनकी कहानी परिंदों के गीतों में, दरियाओं की सरगोशियों में और लोगों की जबान पर हमेशा जिंदा रही। और यूं आर्यन और जहरा हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रोशनी और मोहब्बत में जिए, अबद तक। अगर इस कहानी ने आपको एक लम्हे के लिए भी खामोश कर दिया हो, तो एक सब्सक्राइब हमारी खामोश मेहनत की सबसे खूबसूरत आवाज होगा। और अगर दिल ने हल्की सी मुस्कुराहट दी हो, तो लाइक भी करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कौन सा लम्हा दिल से लगा।